सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हैं और सभी की सेहत बहुत अच्छी है। डियर स्टूडेंट, नीट एग्जामिनेशन के अंदर में बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स जो हैं इनकी इंपॉर्टेंस किसी से छुपी नहीं है। और जब हम कभी स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को इन डेप्थ तो हम कभी कभी भटक जाते हैं, न जाने कहां से कहां पहुंच जाते हैं और ऐसे में कंप्लीट क्लैरिटी हमें नहीं आ पाती रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दीज चैप्टर्स। तो मैं आप सभी के लिए इस बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर्स के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्से आ रहे हैं इन सभी को क्लियर करने जा रहा हूं वन बाय वन बाय 3D मॉडल्स। तो आज जिस पोर्शन को मैं कवर करने जा रहा हूं इस चैप्टर के वो हैं टूल्स से रिलेटेड। आपको पता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं बायोटेक्नोलॉजी की तो इसके अंदर में वेरियस ऐसे टूल्स यूज में लिए जाते हैं जिनसे अल्टीमेटली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर हम अपने डिजायर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। लेकिन ये जो टूल्स हैं ये भी अपने आप में काफी सारी स्पेसिफिकेशंस रखते हैं, पर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं आपके लिए सिंप्लीफाई बाय यूजिंग दिस 3D मॉडल। तो तैयार हो जाइए, आज हम लोग जिस टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं दिस इज नन अनदर देन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब कभी हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में तो हमें यह चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में न्यूक्लियेसिस के बारे में। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियेसिस की तो ये दरअसल वे एंजाइम हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जिस तरीके से बाकी अदर जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको भी डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। लाइक प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के लिए जब हम बात करते हैं तो अमाइलेज होते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियस वो कैटेगरी एंजाइम्स की है जो कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ती है। हमारा डीएनए और आरएनए क्या है? दीज ऑल आर न्यूक्लिक एसिड। पर जब हम बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तो हमें मेन फोकस करना होगा डीएनए के ऊपर, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म की जो जीन होती है वो लाई करती है उसके डीएनए के ऊपर में, और ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी उनका डीएनए ही होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आखिर उस बात से जहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वास्तव में खोज हुई थी, क्योंकि जब तक इस एंजाइम की खोज नहीं हुई थी तब तक हम जिस बायोटेक्नोलॉजी को मेन तौर पर यूज करते थे वो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी थी। आज हम जिस बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है और ये हमें कहीं ज्यादा कैपेबल बना देती है टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड फंक्शंस, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इन एनी ऑर्गेनिज्म। तो देखिए हम जब बात कर रहे हैं यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की तो यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर आप देख रहे हैं एक फाज को। फाज दरअसल क्या होता है? ये वायरस को कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे वायरस अपने होस्ट के रूप में बैक्टीरिया को यूज करते हैं, बहुत सारे वायरस अपने होस्ट के रूप में किसी यूकैरियोटिक सेल को यूज करते हैं, कई सारे ऐसे भी जो हमारे यानी कि ह्यूमन सेल्स को आप कह लीजिए होस्ट के रूप में यूज करते हैं। तो ऐसे में यहां एक एग्जांपल के तौर पर जो आप इस फाज को देख रहे हैं ये बैक्टीरिया को अपना होस्ट मानकर चलता है। और बैक्टीरिया को होस्ट रखने का क्या मतलब है? अपना जेनेटिक मटेरियल ये बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करके बैक्टीरिया के अंदर अपनी जो वायरस है अपनी कॉपीज बना सकता है, अपने नंबर्स बढ़ा सकता है और बैक्टीरिया को अल्टीमेटली किल कर देगा। लेकिन बात यहां पर केवल इस तरफ की नहीं है, बात दूसरी तरफ की भी है। बैक्टीरिया भी अपने आप को दरअसल बचाने की कोशिश करता है इस तरह के इन्वेजन से। इसके लिए वो कुछ ना कुछ अपने अंदर इस तरह के कह सकते हैं कि एंजाइम्स डेवलप करेगा जो उसको ये प्रोटेक्शन दे। तो हम देखते हैं कि जब इस तरीके से फाज ने ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया और अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर पहुंचा दिया तो ऐसे में कुछ खास तरह के ये प्रोटीन्स आए जिन्होंने वायरल डीएनए को कट कर दिया। अब ये वायरल डीएनए को कट करने की पॉसिबिलिटी या कई क्षमता अल्टीमेटली जिस प्रोटीन के पास में हो सकती है, जिस एंजाइम के पास में हो सकती है वो कोई ना कोई न्यूक्लियस ही होगा, ठीक है। तो ये कटिंग जो हुई यहां पर स्पेसिफिक साइट पर, इससे क्या हुआ? जो वायरल डीएनए था ये नहीं एग्जिस्ट कर पाया विद इन बैक्टीरियल सेल और ऐसे में बैक्टीरिया बच गया वायरस के जरिए होने वाले इंफेक्शन से, ठीक है। अब जब ये बात पर फोकस किया गया कि आखिरकार ये कौन से प्रोटीन से, कौन से एंजाइम से जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया, तो बात आती है यहां पर दो तरह के एंजाइम्स की, जिनमें से एक है मिथाइलेज और दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दरअसल वे खास न्यूक्लियेसेस होते हैं जो कि साइट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन करते हैं डीएनए की और वहीं पर फिर डीएनए को कट भी कर देते हैं। तो यहां पर जब आप देख रहे हैं एक बैक्टीरियल डीएनए में मिथाइलेज का क्या काम है, वो दरअसल हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप की अटैचमेंट हो रही है, ठीक है ना। एक तरीके से कहा जाए कि ये एडिशन जो हो रही है मिथाइल ग्रुप की, ये दरअसल
जो रिकॉग्निशन साइट्स है उनके ऊपर में खास तरीके से हो रही है, और ऐसे में जो वायरल डीएनए है उसके जरिए जो अफेक्ट पड़ना होता है बैक्टीरिया के अंदर में, उसको भी काफी हद तक सप्रेस किया जाता है। अब हम यहां पर बात करें कि अल्टीमेटली जो हमारे इस तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो कौन कौन सी कैटेगरीज के हो सकते हैं, तो हम यहां पर दो कैटेगरीज पर फोकस करते हैं, एक है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरी है एंडोन्यूक्लियस। मैं अगर आपको ब्रॉडली इसके बारे में बताऊं तो एक्सोन्यूक्लियस ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो हमारे न्यूक्लिक एसिड के टर्मिनल रीजन पर से कटिंग करना परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि एक 5 to 3 स्ट्रैंड है डीएनए की, तो अगर एक एक्सोन्यूक्लियस 5 प्राइम एंड से न्यूक्लियोटाइड को कट करना शुरू करता है, मींस वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस है। अगर ऐसा ही कोई हमारा एक्सोन्यूक्लियस 3 प्राइम से न्यूक्लियोटाइड को कट करना शुरू करता है तो उसे हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। इसकी फंक्शनिंग को ऑब्जर्व करने के लिए अगर मैं आपके सामने इसे रिप्रेजेंट करूं, तो जैसे ये एक्सोन्यूक्लियस आया और इन्होंने क्या किया, एंड रीजन पर से कटिंग परफॉर्म कर दी, तो हम क्या देखेंगे यहां पर कि पोर्शन जो है डीएनए का ये यहां पर लॉस्ट हो गया है और कुछ ना कुछ यहां पर एंड्स भी प्रोड्यूस हुए हैं। ऐसे में जो आप यहां पर देख रहे हैं स्टिकी एंड्स, इनका क्या मतलब है मैं थोड़ा सा आपके लिए क्लियर कर देता हूं। स्टिकी एंड का मतलब यह होता है कि जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एकदम बराबर होते हैं हमें समझ में आता है, लेकिन अगर हमारे ये एंजाइम्स डीएनए के एंड पर इस तरीके से कटिंग करें कि एक स्ट्रैंड थोड़ा सा लंबा रहे और दूसरा स्ट्रैंड थोड़ा छोटा हो जाए, ऐसे एंड्स को कहा जाएगा स्टिकी एंड्स। ठीक है, आगे हम इसकी सिग्निफिकेंस भी देखेंगे जब हम और हद तक डिटेल के अंदर इसके बारे में बात करेंगे, पर अभी फिलहाल आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं एंडोन्यूक्लियस के बारे में। एंडोन्यूक्लियस जो नाम से हमें पता चल रहा है, एंडो जो वर्ड रेफर कर रहा होता है ये इंटरनल रीजन को रेफर कर रहा होता है। डीएनए के जो भी इंटरनल रीजन्स होते हैं, अगर वहां पर जाकर कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या आप कहिए कि इस तरह के खास न्यूक्लियस जब डीएनए को ब्रेक कर रहे होते हैं तो वे एंडोन्यूक्लियस कहलाते हैं। तो आप ये जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक यहां पर नॉर्मल रीजन आपको शो हो रहा है, पर ये नॉर्मल है नहीं, ये दरअसल एक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वे इन्हीं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का रिकॉग्निशन करके और इनके ऊपर में कटिंग परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं, लेट मी शो यू। जैसे ये एक एंडोन्यूक्लियस आया, इसने साइट को रिकॉग्नाइज करी और यहां पर कटिंग परफॉर्म कर दिया। आप देख पा रहे हैं यहां पर कि स्टिकी एंड बने हैं जहां पर एक डीएनए स्ट्रैंड छोटा है कंपैरेटिवली और दूसरा बड़ा है। दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो इस तरह के एंड्स बने हैं, इन्हें ही कहा जाता है स्टिकी एंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जब हम बात करते हैं दोबारा से, तो आप यहां पर दो तरह की कटिंग देख सकते हैं। जैसे हमने अभी प्रीवियस जो हमारा डायग्राम था या प्रीवियस जो हमारी 3D एनिमेशन थी उसके अंदर हम देख रहे थे कि एक स्ट्रैंड थोड़ा छोटा एक स्ट्रैंड थोड़ा बड़ा था, उन्हें हमने स्टिकी एंड कहा था। पर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एंडोन्यूक्लियस इस तरह के एंड बनाए। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं ये एंड कहलाते हैं ब्लंट एंड। आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर दोनों डीएनए के स्ट्रैंड एकदम इक्वल साइज के हैं। क्या मतलब, जो यहां पर कटिंग परफॉर्म हुई है जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा, वो इस तरीके से हुए हैं कि दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड एकदम बराबर बराबर हैं। तो बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी हैं जो कि ब्लंट एंड्स बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि स्टिकी एंड्स बनाते हैं। अब हम इनके बारे में आगे बात करें तो कुछ एग्जांपल हमारे सामने यहां पर आप देख पा रहे हैं, जैसे HINT2, BAMH1, EcoR1, HINT3, जिनमें से आपकी एनसीईआरटी भी कहती है कि HINT2 जो है ये सबसे पहला हमारा ऐसा एंजाइम था जिसको रिकॉग्नाइज किया, जिसको डिस्कवर किया गया था। तो देखें जरा HINT2 किस तरह के एंड प्रोड्यूस करता है। तो डियर स्टूडेंट, दरअसल HINT2 जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है यह है GTTAAC। ठीक है, ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। इसके ऊपर कटिंग HINT2 किस तरीके से परफॉर्म करता है, लेट मी शो यू। अब देखिए ये HINT2 यहां पर पहुंचता है और जब ये यहां पर कटिंग परफॉर्म करेगा तो आपको यहां पर ब्लंट एंड्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड एकदम बराबर हैं, मींस ये कैसे एंड्स हैं, ब्लंट एंड्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम BAMH1 की बात करते हैं। तो BAMH1 जिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है यह है GGATCC। ठीक है, इस पर यह कैसे परफॉर्म करेगा अपने एक्शन को, यह देखिए ऐसे ही BAMH1 यहां पर आएगा और इसने ब्रेक डाउन कर दिया। अब यहां पर आपको कैसे एंड दिख रहे हैं, दीज आर स्टिकी एंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम EcoR1 की बात करते हैं। बहुत कॉमन टाइप का हमारा ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी इसका एग्जांपल दिया गया है, GAATTC। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये रिकॉग्नाइज होता है EcoR1 के जरिए, और ये कटिंग कैसे करेगा देखो जरा। जब EcoR1 को ये साइट मिलती है तो ये भी
यहां पर स्टिकी एंड्स ही बनाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों जो ये सीक्वेंस थे GAATTC उनमें पहले G के बाद ही इसने कटिंग परफॉर्म करी है। तो ऐसे में क्या दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं ये इक्वल रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये स्टिकी एंड बनेंगे यहां पर। और ऐसे ही जब हम हिंट 3 की बात करते हैं तो ये AAGCTT इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को टारगेट करते हुए एंड्स प्रोड्यूस करेगा। किस तरह के? देखिए, अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं क्या स्टिकी एंड है, ब्लंट एंड है, ज्यादातर जो होते हैं जो हमारे काम के रहते हैं ये स्टिकी एंड्स ही बनाते हैं, क्योंकि ब्लंट एंड को आमतौर पर जुड़ने में मुश्किल होती है। हम लोग जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बना के अंदर में परफॉर्म कर रहे होते हैं फंक्शंस को, तो हम अल्टीमेटली चाहते हैं कि कोई डिजायर्ड जीन को हम किसी होस्ट के अंदर पहुंचा पाएं, उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर पाएं। तो इसमें ईजी रहता है स्टिकी एंड का होना। ठीक है, तो जो भी हमारी स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने वाले हैं इनको हम मेजर तौर पर यूज करते हैं, ब्लंट एंड को हम कंपैरेटिवली कम यूज करते हैं। हालांकि जो हम हिंट 2 की बात कर रहे हैं, पहला जो हमारा जो एंडोन्यूक्लियस था जिसको पहले ढूंढा गया था, वो वास्तव में ब्लंट एंड्स बनाता था। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने इस सेशन के अंदर में हमारे इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में कुछ ब्रीफ के अंदर में बात करी है 3D मॉडल्स के थ्रू। तो आई होप जरूर आपको ये सब चीज क्लियर हो गई होगी। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है आप सभी के लिए लास्ट मौका टू गेट एनरोल्ड इन नीट 2025 प्रिपरेशन बैचेस, क्योंकि यहां पर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त फास्ट ट्रैक बैच, दैट इज योद्धा फास्ट ट्रैक। ये दरअसल 18 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है बैच, और आपके मिड जनवरी के अंदर में ही ये समापन भी हो जाएगा। एक फास्ट वे के अंदर में प्रिपरेशन रहेगी, लेकिन कंप्लीट प्रिपरेशन रहेगी। यहां भी मिलते हैं आपको इंटरेक्टिव लाइव सेशन के साथ साथ डीपीपी सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। तो जरूर आप एनरोल करिए, और जिनको भी एक सिंसियर और डेडिकेटेड मैनर के अंदर में एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी है, उसकी प्रैक्टिसिंग करनी है, वे जरूर लें एनबीटीएस यानी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज। इसके अंदर मिलते हैं आपको टोटल 62 टेस्ट, जिनमें से 37 आपको ऑनलाइन मिलते हैं, जिनमें 12 आपको PYQs भी मिलेंगे। इसके अलावा 25 आपके ऑफलाइन टेस्ट मिलते हैं जो आपको होम तक डिलीवर किए जाते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए आपको OMR शीट भी मिलती है, डाउट की बुकलेट भी मिलती है, और साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। और आप हर टेस्ट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएं, इसके लिए मिलता है आपको अड्डा इंप्रूवमेंट बुक। तो इन दोनों को आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड ZBBS टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो जरूर अवेल करिए इनकी, और बी प्रिपेयर्ड फॉर योर नीट 2025